जनरल बाजवा के बारे में देख लीजिए कि कितने अच्छे स्टेटमेंट्स वो देते थे। अब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। अवाम की जो तवज्जो है वो इस तरफ मबजूल कराते रहते हैं कि जी हम बड़े हार्ड लाइनर हैं, हम बड़े, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को तो कम गिफ्ट मिलते हैं, ज्यादातर गिफ्ट तो प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि हम इनको ऑक्शन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। पाकिस्तान में काफी समय से कुछ इस तरह के हालात हैं जिसको हम लगातार चर्चा करते हुए देखते रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें या फिर सिक्योरिटी क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस। पिछले कुछ दिनों से इस तरह के बने हुए हैं। इमरान खान को लेकर काफी इस तरह की सरगर्मियां हैं कि इमरान खान को जो गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं, लेकिन इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार ही नहीं है। आखिर क्या वजह है? वो इमरान खान जो जेल भरो तहरीक चला रहे थे, वो खुद की गिरफ्तारी से इतना क्यों भाग रहे हैं? और आज हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी को लेकर काफी वहां पर हंगामा चलता जा रहा है। उसी पे हम आज बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट शकील चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि इमरान खान जो इतने समय से जेल भरो तहरीक चला रहे थे, आखिर उनको अपनी गिरफ्तारी से इतना डर क्यों लग रहा है? क्यों भाग रहे हैं गिरफ्तारी से? जो कहते थे कि मैं रूल ऑफ लॉ में यकीन रखता हूँ, आज वो उसी रूल ऑफ लॉ से भाग रहे हैं। जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक चलाई, फिर उसको ख़त्म भी कर दिया, लेकिन खुद गिरफ्तारी नहीं दी। तो उस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि उनको शायद ये खौफ है कि उनका ब्लड सैंपल ना ले लिया जाए और उससे कोई उनके लिए अनप्लेजेंट नताइज ना निकलें। क्योंकि जब वो लड़की का केस था, उनकी माँ ने, सीता वाइट ने जब केस किया था कैलिफोर्निया में, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं तो कैलिफोर्निया में नहीं रहता, ना इंग्लैंड में रहता हूँ, अगर वो पाकिस्तान में केस करेंगी तो मैं ताउन करूँगा, मैं ब्लड सैंपल भी दे दूँगा और डीएनए टेस्ट भी हो जाएगा। तो अब जब पाकिस्तान में वो मसला ज़ेर बहस आया है तो यहाँ पे भी वो रिलक्टेंट हैं। और यानी एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई फिर आप अरेस्ट वारंट की क्यों तामील नहीं करते, क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, तो वो कहते हैं ये तो जंगल का लॉ है, सो रूल ऑफ लॉ नहीं। सो दिस इज अ वेरी सेल्फ सर्विंग आर्ग्यूमेंट। तो बहरहाल उनके जो फैंस हैं वो बड़े डाई हार्ड फैंस हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहेंगे कि एक पर्सनालिटी कल्ट बन चुका है। और बहुत से लोग बड़े फख्र से कहते भी हैं कि मैं तो पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो इमरान खान का फैन हूँ। तो वो ये भूल जाते हैं कि दिस इज एक्चुअली एन इंडाइटमेंट ऑफ हिज पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स। भाई उन्होंने एक पार्टी बनाई है, तो ये एक फैन क्लब तो नहीं होना चाहिए, तो पार्टी होनी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक फैन क्लब ज्यादा लगता है, पार्टी कम लगती है। चौधरी साहब, आप जिस तरह से आपने एक बात कही कि इमरान खान एक पर्सनालिटी कल्ट के रूप में उभरे हैं, तो हम पाकिस्तान की आवाम की या फिर पाकिस्तान के जो फिल्मी सितारे हैं, एक्टर्स हैं, उनके बीच भी इमरान खान की मकबूलियत हम काफी देखते हैं। लेकिन जब जब भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी या फिर क्रेडेंशियल्स की बात की जाए तो हमें जीरो ऑलमोस्ट नजर आते हैं, क्योंकि इमरान खान वही है जिन्होंने जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला दिया था। औरतों के लिए उन्होंने कहा कि क्योंकि औरतें इस तरह के लिबास पहनती है इसलिए उनके साथ इस तरह के हादसा होते हैं। तो इस तरह का लीडर पाकिस्तान देखता है। जी, उनके काफी सारे इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। एक दफा उन्होंने ये भी कहा कि आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, जब पाकिस्तान बना था तो 40 करोड़ थी। तो कहाँ तो चली गई? फिर किसी ने कहा कि नहीं 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 40 लाख थी। कहते नहीं नहीं 40 लाख नहीं, 40 करोड़ थी। तो उनके इर्द गिर्द भी जो बंदा था उसको भी अंदाजा नहीं था कि 40 लाख कितने होते हैं, और उनको नहीं था अंदाजा कि 40 करोड़ कितने होते हैं। तो बहरहाल एक दफा उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना एक ऐसी ट्रेन बना रहा है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। और बताइए, सब मजा आ रहा है। तो बहरहाल इस तरह की बेशुमार उनकी स्टेटमेंट्स हैं। और फिर अब देखिए कि परवेज इलाही जो अब जिनको उन्होंने
पहले चीफ मिनिस्टर बनाया था पंजाब का और अब उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया है पार्टी का। उनके बारे में इन्होंने बेशुमार दफा ये कहा कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है और सबसे बड़ा जो है प्लैंक इनका इस वक्त वो है ऑनेस्टी का, क्लीन पॉलिटिक्स का, और उस शख्स को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया है जिसको वो कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। सो देयर इज नो एंड टू हिज स्टेटमेंट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और वो खुद भी कहते हैं कि यू टर्न जो है ना वो तो बड़े बड़े लीडर की निशानी होता है। सो नथिंग रॉन्ग इफ यू कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ, इफ यू टेक अ यू टर्न। तो बड़ी ही अजीब सी बात है कि एक लीडर, और वो भी लीडर, वो इंसान जिसने पाकिस्तान को लीड किया है, प्राइम मिनिस्टर रहा है और काफी लंबा वक्त पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने काफी लंबा टाइम एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुजारा है। अच्छा शकील साहब, एक मैंने इमरान खान की ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक नौजवान देखा जा सकता है, पुलिस ने टियर गैस छोड़ी हुई और अपने सर पर पानी डाल रहा है बार बार और आजादी 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 चिल्ला रहा है। और उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा है, दीज सीन्स विल स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर आजादी की बात जो इमरान खान भी करते नजर आते हैं, वो नौजवान भी कर रहा है, पाकिस्तान भारत से भी आजादी जैसा कि वो लोग कहते हैं वो लिया है, तो अब कौन सी आजादी चाहिए उनको? कितनी आजादियां नहीं है? बस आजादी का एक नारा तो है ना जी। और पहले वो अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की भी बात करते थे कि अमेरिका ने मुझे हटाया, फिर वो उस नैरेटिव से पीछे हट गए। तो बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं उनकी। अब तो अमेरिका के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। कोई लॉबियस्ट भी सुना है हायर किया है अमेरिका में, और यहाँ पे भी जो है उनके लोगों की अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है। सो वो चलता रहता है। जनरल बाजवा के बारे में देख लीजिए कि कितने अच्छे स्टेटमेंट्स वो देते थे। अब वो कहते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था और मुझे कोई वो काम नहीं करने देता था। और जब ये अपोजिशन में थे तो कहते थे कि आर्मी चीफ जो है ना वो अगर मेरा हुक्म नहीं मानेगा तो मैं उसको हटा दूंगा। सो बेशुमार चीजें हैं। तो अब वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं था। तो भाई आप उस वक्त फिर रिजाइन कर देते अगर आपके पास इख्तियार नहीं था। कहते अवाम को कि मैं मुझे तो कुछ नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं तो इस्तीफा देता हूँ, नए इलेक्शन कराओ, मैं दोबारा जाता हूँ इलेक्शन में। सो क्योंकि वो कह रहे थे ना कि कोalition गवर्नमेंट में मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। चले फिर कोalition से आप बाहर आ जाते। तो बिल्कुल। बहरहाल जी। अच्छा सर, जिस तरह से हमने पुलिस ऑपरेशन देखा इमरान खान के घर के ऊपर, वहां पर पुलिस ने कहा, जो जैसे कि पाकिस्तान मीडिया ने रिपोर्ट किया है उसमें, कि इमरान खान के घर के अंदर से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और वहां पर हमने बुलडोजर भी देखा, जो कि हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफी पॉपुलर है बुलडोजर एक्शन। तो पाकिस्तान में भी वही योगी जी वाला बुलडोजर नजर आया इमरान खान के घर के बाहर। क्या कहते हैं सर आप इस पर? अच्छा, ये बड़ा अजीब था कि जो पहला ऑपरेशन किया गया इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए, वो दिन के 3 बजे किया गया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि 3 बजे करने की दिन में क्या जरूरत है, जबकि वो अपने सपोर्टर्स को बुला भी सकते हैं। अगर वही ऑपरेशन रात के 3 बजे किया जाता तो शायद ज्यादा कामयाबी से हो जाता, और जो आपके मुखालिफिन हैं उनको एक सरप्राइज का एलिमेंट भी आप यूज कर सकते थे उनके खिलाफ। तो आज तो वो पेश होने जा रहे थे, चले गए हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। तो आज का मुझे समझ नहीं आती कि वहां पे ऑपरेशन करने की क्या क्या वजह थी। तो अब वो कहते हैं जी कि सिर्फ वो एक खातून घर में थी, उनकी जो वाइफ है बुशरा। तो वो कहते तो हैं कि जी वहां से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं, लेट्स सी कि क्या क्या है उसमें। और अभी ये भी कहा गया इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, कि पंजाब के जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी डिटेल्स देंगे कि वहां से क्या निकला क्या नहीं निकला। जी। अगर हम इमरान खान के जो भी उनका पीरियड रहा, जो उसमें उन्होंने काम किया, उनकी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि हम अगर उसकी बात करें तो जैसे ही इमरान खान जाने वाले थे उन्होंने वो भारत की फॉरेन पॉलिसी की और भारत की तरफ उनका झुकाव नजर आ रहा था, तारीफें करते नजर आ रहे थे जब वो जा रहे थे। लेकिन जब तक वो थे तब तक वो इतनी ज्यादा एंटी इंडिया नजर आ रहे थे, या ओवरऑल आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप पाकिस्तान में इमरान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनकी फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? जी हाँ, वो भी बड़ा बड़ा अजीब है, कंट्राडिक्शन से भरपूर है वो।
2011 का उनका एक स्टेटमेंट है, इंडिया में एक इंटरव्यू दिया था करण थापर को या किसी और जर्नलिस्ट को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद इंडियन प्लेयर्स एंड सो ऑन, तो वो नफरत जो है ना मेरी, वो खत्म हो गई। तो मैं जो है ना, आई हैव नो प्रेजुडिस अगेंस्ट इंडिया, तो मैं जब गवर्नमेंट में आऊँगा तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे वगैरह वगैरह। तो फिर जो है, जब वो गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक महाज लगता है खोल लिया, और मुझे खुद उनकी पार्टी के एक एमपी बता रहे थे कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इमरान खान इतने स्टेटमेंट्स देते हैं मोदी साहब के खिलाफ, लेकिन मोदी साहब ने कभी उनका जवाब नहीं दिया। और एक दफ़ा मोदी साहब ने, आपको पता है कि खैरियत का खत लिखा था उनको, कोविड की खबरें थी कि उनको कोविड हो गया ये वो, तो ही विश्ड हिम गुड हेल्थ एंड सो ऑन एंड ऑन। तो उनके एक मिनिस्टर ने कहा था कि मोदी वुड बी द लास्ट पर्सन हुज गुड विशेस वी नीड। तो इस तरह की डिप्लोमेसी वो करते रहे, और खुद भी उन्होंने ऐसे बयान दिए कि छोटे लोग जो हैं बड़े ओहदों पे आ गए हैं। तो उस पे हमारे हार्ड लाइन रेपुटेशन रखने वाले एम्बेसडर जो हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासित, उन तक ने ये कहा कि डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती। तो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, भले आपके जो भी डिफरेंसेस हों, यू हैव टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट। सो ये है, मतलब वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, लेकिन लोग बहुत हैरान होते हैं कि उनको बेसिक्स भी जो हैं डिप्लोमेसी की मालूम नहीं है। जी, और सर ये भारत की जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये उसकी खूबसूरती है कि एक छोटा चाय बनाने वाला आज इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में तो जो अमीर हैं वही सत्ता में रहते हैं, वही रूलिंग क्लास बने रहते हैं, और वही 1% जो एलीट पावर एलीट है, वही पाकिस्तान को रूल करती है, लूटती है आवाम जनता। जो है वो किस तरह से किस हालात में है वो हम सबके सामने ही है, और आज जो हालात पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और उस पे इनफैक्ट अगर हम पॉलिटिकल क्लास की बात करें, जो सो कॉल्ड पावर एलीट है, वो एकदम उससे एकदम उनको कोई, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। वो अपने ही ड्रामों में लगे हुए, इमरान खान की बात करें या और भी जो लोग पावर में हैं, किसी को कोई खासी फिक्र नजर नहीं आती। और आईएमएफ की जो डील है, उसमें देरी को लेकर शहबाज सरकार इमरान खान को ही जिम्मेदार ठहराती है। आप क्या कहते हैं सर इस पर? जी, ये दुरुस्त है। पिछले दिनों मैंने एक रिटायर्ड एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, तो वो बड़े फख्र से कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो है ना, कैम्ब्रिज के और लंदन यूनिवर्सिटी के जो ए लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें दुनिया भर में पोजीशंस हासिल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, सर इस तरह की आइसोलेटेड एग्जांपल्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन उन 2.5 करोड़ बच्चों का कुछ नहीं आप कह रहे जो स्कूल नहीं जाते। तो उन 2.5 करोड़ की आप बात नहीं करते, उन चंद की बात करते हैं जो ए लेवल में पोजीशन ले लेते हैं। और एलीट कैप्चर की बात, हमारे स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं इशरत हुसैन, फॉर्मर गवर्नर, तो उन्होंने एक किताब लिखी है पूरी कि स्टेट का जो किस तरह से एलीट कैप्चर हो चुका है, कि यानी आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है, लेकिन जो एलीट है उनके लिए तमाम सहूलतें हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह की तो बेशुमार मिसालें हैं। और फॉरेन पॉलिसी पे मैं एक बात और करना चाह रहा था कि जी, जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो ये इंडिया गए थे एक दफ़ा, 2015 की गालबन बात है ये। तो उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट करके नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की रिक्वेस्ट की, और वो मुलाकात हो भी गई थी। इनके बाकी लोग भी उनके साथ मौजूद थे। तो उस वक्त तो ये कहते थे कि भाई अगर मोदी जी आ गए सेकंड टर्म में तो कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है उसमें इतनी करज नहीं होती, वो बड़े डरते डरते रहते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट आएगी तो इनके पास ज़्यादा करज होगी, ज़्यादा बड़ा मैंडेट होगा, और ये रिजॉल्व कर लेंगे इस इशू को। लेकिन उसके बाद फिर जो है उन्होंने बिल्कुल वो नैरेटिव बदल दिया और कहा कि बीजेपी तो फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस भी फाशिस्ट है। तो ये भी कहा उन्होंने, और उनके जो बाकी साथी हैं शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो फॉरेन मिनिस्टर थे, कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा था, कई कई इंटरव्यूज में सवाल उठाया कि भाई अगर ये गांधी का इंडिया नहीं है और नेहरू का इंडिया नहीं है, तो इसका मतलब है गांधी और नेहरू अच्छे लोग थे, तो उनके खिलाफ जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में हेट पाई जाती है वो तो निकलवा दीजिए। तो वो भी नहीं निकलवाई उन्होंने।
he did not take a single step towards removing that hate that we find in our textbooks. तो बस इस तरह की है, कोई कोई मतलब कोई लगता नहीं कोई कोहेरेंट पॉलिसी थी उनकी, या कोई टीम बिल्ड कर पाए। बहुत से लोग उनके ये भी आज भी कहते हैं कि जी मेरा तो बस इमरान खान की मैं तो हूँ बस, ठीक है टीम नहीं बना सका वो। भाई क्वेश्चन फिर ये है कि 26-27 साल में जो बंदा एक टीम नहीं बना सकता, तो डज ही हैव एनी लीडरशिप स्किल्स? एब्सोल्युटली, देश क्या चलाएगा। अब उनका देख लीजिए ना, जो टीम उन्होंने बनाई थी और बड़ा फख्र करते थे, असद उमर वाज द स्टार इन दैट टीम, और उनको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और कुछ अरसे के बाद उनको हटा दिया। सो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटीज किस लेवल की हैं। बिल्कुल। उससे एक सवाल मेरा और आपसे है कि पिछले एक हफ्ते में जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको हमने देखा यूएन में और अब उनने ओआईसी में, दोनों में ही कश्मीर मुद्दे को लेकर वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। आखिर हम अगर जो पाकिस्तान में हालात हैं उनके बजाय पाकिस्तान का जो ध्यान है वो कश्मीर मुद्दे पे इतना ज्यादा क्यों? हालांकि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान जैसे कि बिलावल भुट्टो ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम इस मुद्दे को सीरियसली आगे उठाने में फेल रहे हैं और हम नाकाम साबित हुए। तो अब क्यों बार बार वो इस मुद्दे को उठाकर इस तरह की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं? बिलावल के पास मेरा ख्याल है कोई कहने को और चीज है नहीं, तो अवाम की जो तवज्जो है वो इस तरफ मबजूल कराते रहते हैं कि जी हम बड़े हार्डलाइनर हैं, हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, तो हम देखें कश्मीर का इशू भी उठाते हैं। तो इन्होंने ही जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, लाहौर आए थे, इमरान से नवाज शरीफ से मिले थे, तो इन्होंने नारा लगाया था उस वक्त, एजेके जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तो ही वॉज द वन हु शाउटेड दिस स्लोगन के मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो मतलब इंडिया में तो ऐसा कोई नारा नहीं लगा था कि शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिलावल साहब ने ये नारा लगाया, और उनकी एक हिस्ट्री भी है। उनके नाना ने, हिज ग्रैंडफादर जुल्फकार अली भुट्टो, आपको याद होगा, उन्होंने 1000 साल जंग का नारा लगाया था इंडिया के खिलाफ कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे। तो उन्होंने ही फिर शिमला एग्रीमेंट भी किया, और उस शिमला एग्रीमेंट पे जो कंडेमनेशन आई, सबसे स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन इंटरेस्टिंगली वो आसमा जहांगीर जो एक पीस एक्टिविस्ट थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन रही, उनके फादर की तरफ से आई थी। और उन्होंने कहा था कि ये तो एक इतनी खराब सरेंडर डॉक्यूमेंट है कि जैसे जनरल नियाजी ने जिस सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए थे उससे भी बुरी है ये। We have bartered away our freedom, our independence, our ideology and what not. तो मैंने उनकी डेथ से कुछ अरसा पहले उनको ये ईमेल किया, आसमा जहांगीर साहबा को, कि जी ये देखें आपके फादर ने ये क्या कहा था उस वक्त। तो कहने लगी आफ्टर ऑल ही वाज अ पॉलिटिशियन। तो मतलब भुट्टो साहब की एक और बात बताऊं आपको कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ओरियाना फलाची को, जो इंटरव्यू विद हिस्ट्री जो उनकी मशहूर किताब है उसमें भी मौजूद है। उसमें ही मेड सम अनडिप्लोमेटिक रिमार्क्स अगेंस्ट मिसेस इंदिरा गांधी। अच्छा, जब वो शिमला कॉन्फ्रेंस करीब आई तो उनको फिक्र हुआ कि इससे तो शिमला कॉन्फ्रेंस पे फर्क पड़ सकता है, हो सकता है वो कैंसिल ही हो जाए। तो फिर उन्होंने अपने एम्बेसडर्स दौड़ाए उनके पीछे कि उससे खातून से जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि वो ये जो चीज़ें हैं ना वो निकाल दे इंटरव्यू में से। उस वक्त कहीं अफ्रीका में थी, वो एम्बेसडर साहब पहुंचे तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैंने कोई ज़बरदस्ती तो इंटरव्यू नहीं लिया था, तो उन्होंने जो बातें की मैं तो वो रिपोर्ट करूंगी। तो इस तरह का वो एक उनका भी मिजाज था। और जो ताशकंद एग्रीमेंट था 65 की जंग के बाद जो हुआ, उसको इनिशियली उन्होंने डिफेंड किया। उसके बाद उनको के लगा कि यार पंजाब में तो इसके खिलाफ बहुत ओपिनियन है, स्टूडेंट्स ने एक जुलूस भी निकाला और सम स्टूडेंट्स वर किल्ड आल्सो, जिसपे हमारे एक और पॉलिटिशियन है हनीफ रामे, उन्होंने किताब लिखी है पंजाब का मुकदमा। उसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के खून से माल रोड जो थी वो सुर्ख हो गई, रेड हो गई। तो उसको फिर उन्होंने कहा था कि मेरे पास ताशकंद का एक राज है, सीक्रेट है मेरे पास, तो मैं वो बताऊंगा आवाम को। तो वो कभी नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट बहुत किया। और ये भी कहा कि अयूब खान, जनरल अयूब खान ने कश्मीर बेच दिया है। तो
ये पुरानी रिवायत है और बिलावल को भी शायद ये लगता है कि पंजाब में पॉपुलैरिटी रीगेन करने का ये नुस्खा है कि आप कश्मीर कश्मीर करते रहो, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कश्मीर इशू को किसी सीरियसनेस के साथ पढ़ा भी है। तो अगर कोई कोई डिटेल्ड इंटरव्यू उनका कश्मीर के हवाले से किया जाए, ही मे एक्चुअली कम अप यू नो विद कि नो उनको इन्फॉर्मेशन पता ऑन चले कि हाँ, तो कश्मीर। खास उनका कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, बस सुना है कश्मीर का इशू, तो वो कहते हैं कि इस मसले को उठाते रहो और पंजाब में उसका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बट आई थिंक नोबडी हैज डन एनी सर्वे कि पंजाब में आज कश्मीर के हवाले से क्या ओपिनियन है। एब्सोल्युटली। और जो अभी प्राइमरीली जो पाकिस्तान के सामने क्राइसिस है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस है, सिक्योरिटी, ये एक दो बड़े कंसर्न है, क्योंकि हम कई सारे प्रोविंस में देख रहे हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उभर रहे हैं। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो हर एक आम आदमी उससे मुतासर हो रहा है। जब एक आम आदमी को दो वक्त की रोटी ढंग से ना मिले, तो एक आम आदमी कश्मीर का मुद्दा तो क्या ही उसके दिमाग में रहेगा पंजाब में। या उसके उलट तस्वीर देखते हैं कि चाहे खाने को ना हो बट कश्मीर मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है। जी जी, वो असल में यही बात है कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की लोगों को एजुकेट करने की। तो मैं तो बड़े बड़े एम्बेसडर्स के और इस तरह के जो एकेडमिक्स हैं उनके इंटरव्यूज करता हूँ, और मुझे हैरत होती है कि वो भी कोई खास सॉलिड बात नहीं कर पाते। मसलन एक एम्बेसडर साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी देखें, कश्मीर पे जो हमारी पोजीशन है उसको हिस्ट्री भी वैलिडेट करती है, उसको पार्टीशन का प्रिंसिपल भी वैलिडेट करता है, लॉजिक भी वैलिडेट करती है। तो मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने कहा सर, जूनागढ़ की जो एक्सेशन थी उसको किस लॉजिक के तहत एक्सेप्ट किया गया, वाज दैट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीशन? तो उसका फिर कोई जवाब नहीं था उनके पास। और उनको मैंने कोट किया, एक पाकिस्तान ही के फॉर्मर एम्बेसडर हैं शाहिद अमीन, उन्होंने ये कहा है कि एक्सेप्टिंग द एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ वाज अ ग्रेव मिस्टेक। और इससे क्या हुआ कि हमारी जो पोजीशन थी कश्मीर पे वो इरोड हो गई। तो फिर पीछे क्या बचता है? आज भी हमारा जो मैप है, खासतौर पे 2020 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक नया मैप जी, इशू किया था, बिल्कुल उसमें उस वक्त। जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। और जी, मैंने एम्बेसडर अब्दुल बासित से जब ये सवाल किया तो वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड से थे कि कोई सोच और कोई थॉट नहीं नजर आता इनकी इन पॉलिसीज में कि जूनागढ़ में से क्या निकलेगा अब, तो हमें तो कश्मीर पे फोकस करना चाहिए। सो वी वांटेड टू हैव इट बोथ वेज। और फिर इस तरह की एविडेंस भी मौजूद है, ओवरवेलमिंग एविडेंस आई वुड से, कि उस वक्त के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, सरदार पटेल, ही एक्चुअली ऑफर्ड कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाए। उस पे हमारे एक उस वक्त के एक यंग मिनिस्टर थे पंजाब में, सरदार शौकत हयात, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि मैं गया लियाकत अली खान के पास और मैंने कहा सर, कश्मीर में हमारी कैंपेन अच्छी नहीं जा रही, तो ये एक रीजनेबल ऑफर है, आप ये एक्सेप्ट कर लें। तो उस पे लियाकत अली खान ने कहा, शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है उसे छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं? तो ये माइंडसेट था। तो इफ यू मिस द बस यू मिस द बस। एक और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, एमबी नकवी, वो इंडियन न्यूज़पेपर में भी लिखा करते थे, तो उन्होंने भी लिखा कि 65 की जंग हमने करके देख ली कश्मीर हासिल करने के लिए, एंड वी फेल्ड इन दैट। तो उसके बाद हमें समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, लेट्स मूव ऑन। लेकिन एब्सोल्युटली। किसी भी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो ये एक्सेप्ट कर सकते। और गवर्नमेंट जो थी दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ देयर ओन रेटरिक एंड प्रोपेगेंडा, कि वो यही समझती हैं कि अगर आज हमने कुछ जरा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कश्मीर पे तो अवाम उठ खड़े होंगे और वो हमारा तख्ता उलट देंगे। सो दैट इज द फियर। और ऐसी कुछ जमातें हैं भी जो यही कहती रहती हैं, जमात इस्लामी खास तौर पर, कि जी हर हुकूमत पे उनका यही इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने कश्मीर बेच दिया। जैसे भुट्टो साहब ने अयूब खान के बारे में कह दिया था, हालांकि अयूब खान वॉज अ मिलिट्री जनरल, और मिलिट्री इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट पेट्रियाटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको भी उन्होंने कह दिया कि तो ये तो गद्दारी कर दी, ये तो कश्मीर बेच दिया। सो अनफॉर्चुनेटली इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। जी। अच्छा सर, मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो अभी पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल ड्रामा भी लगा हुआ है काफी लंबे वक्त से,
और हालात दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी है। तो क्या ये जो पूरी सिचुएशन या ड्रामा क्रिएट किया गया है, ये क्या असल मुद्दे से भागने के लिए, ऐसा तो नहीं कि आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कि आवाम उस तरफ ना जाए, इसलिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है कि आप उसी में अटके रहें? मेरा ख्याल है कि ये एलिमेंट हो सकता है उसमें, लेकिन इतनी प्लानिंग जो है हमारे यहाँ शायद कोई कर नहीं पाता कि हर चीज को इस तरह से कोरियोग्राफ किया जाए, को प्लान किया जाए। तो अब देखिए, हमारे यहाँ आजकल बड़ा इशू जो बना हुआ है ना, वो है तोशा खाने का। यानी जी। जो स्टेट फंक्शनरीज को, स्टेट के जो आला ओहदेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, बाकी लोग हैं, उनको जो तोहफे मिलते हैं, वो बड़ा एक इशू बना हुआ है। कुछ लोग तो अब इमरान खान को कहते हैं तोशा खान, यू नो। तो अब जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि जी देखें, मेरा तोहफा मेरी मर्जी, यू नो। तो अब जो उनके मुखालफीन हैं या जो उनसे एग्री नहीं करते, वो ये कहते हैं कि भाई देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने उन सबको वायलेट किया। और अगर आपसे पहले वाले जो थे वो गलत करते रहे तोशा खाने के हवाले से, तो आपका तो बिहेवियर फिर बहुत बेहतर होना चाहिए था उनसे। उन्होंने भी वही काम किया, आपने भी वही काम किया, हाउ आर यू सुपीरियर टू देम? एब्सोल्युटली। तो ये जो बात है, अब उस पे हमारा एक टीवी है, दुनिया टीवी, उस पे एक डिबेट यही हो रही थी तोशा खाने की। उसमें इंटरेस्टिंगली उन्होंने मोदी जी का एक क्लिप चलाया। उन्होंने कहा उस क्लिप में कि मैं जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, तो हमारे पास इस तरह के गिफ्ट्स आते थे, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को तो कम गिफ्ट मिलते हैं, ज्यादातर गिफ्ट तो प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि हम इनको ऑक्शन करेंगे। और ऑक्शन में तो आपको पता है कि 100 रुपए की चीज जो है वो 200 की नहीं भाई 500 की बिक जाती है। तो वो जो है ऑक्शन किया हमने, और तकरीबन 1000 बिलियन रुपीज इकट्ठे हो गए। तो वो हमने गर्ल एजुकेशन पे खर्च किए। तो यानी हमारा जो मीडिया जो बहुत ही एंटी मोदी है, उनको भी तारीफ करनी पड़ी कि उन्होंने एक बहुत सही फैसला किया। तो अगर इमरान खान भी ऐसा फैसला कर देते तो आज उनकी बल्ले बल्ले होती, शाबाश लोग दे रहे होते कि भाई इनका इनका जो है बिहेवियर वो पिछले जो रूलर्स थे हमारे उनसे बहुत मुख्तलिफ था। तो उनके जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि जी इन्होंने एक सड़क बनवाई अपने ही इलाके में, अपने घर के करीब ना। तो उस पे हमारे एक सीडीए जो है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि भाई उसके लिए तो सिर्फ 30 लाख रुपया दिया था इन्होंने। आप करोड़ों रुपए कमाएं और 30 लाख दे दें, तो क्या वो कंपनसेट हो जाता है? तो इस तरह के मसले मसाइल हैं, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कोरियोग्राफ किया इसको। तो बहरहाल इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी जो है वो डेफिनेटली मौजूद है, और उसमें शायद उनकी पर्सनैलिटी कल्ट का भी एक हिस्सा है कि लोग उनकी पर्सनैलिटी के शहर में आ जाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी इमरान खान वाज लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी वेरी फास्ट, लेकिन जिस तरह से उनको डिसमिस किया गया, उससे जनाब उनको जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। तो मे बी देयर इज सम ट्रूथ टू दैट आल्सो। रिगेनिंग बहुत द से लोग हैं वो कहते हैं जी कि पावर। अगर उनको अपनी टर्म पूरी करने दी जाती तो वो बिल्कुल अनपॉपुलर हो जाते। और एब्सोल्युटली। उनके मुखालिफ ये कहते हैं जी कि उनको खौफ ये था कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फिर आर्मी चीफ बना देते और वो वही कुछ करते जो कि इमरान खान चाहते। लेकिन उसके एक कंट्रेरी व्यू भी है कि भाई फैज हमीद अगर एक दफा आर्मी चीफ बन जाते तो आर्मी चीफ फिर किसी का वो नहीं होता, ही इज नॉट सबसर्विएंट टू एनी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। वो इतना वन साइडेड शायद ना होते, इतना खौफ नहीं होना चाहिए था अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन को, पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। तो वो इतना बुरा प्रोस्पेक्ट नहीं था जितना कि अब हुआ कि इमरान खान को उतारा आपने और वो दोबारा जो है वो पॉपुलैरिटी के महराज पे पहुंच गए। ही इज एट द पिनेकल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, सो वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं दोनों साइड्स पे। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम आपके या वैसे भी जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो और पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं, उससे समझ में ये आता है, काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना है कि पाकिस्तान इज़ अ फेलिंग स्टेट। जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरा कोरियोग्राफ तो नहीं लगता, तो कोरियोग्राफ नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि मतलब देश नहीं सँभाल पा रहे हैं पाकिस्तान के लीडर, और
75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को भारत से अलग हुए। अभी तक पाकिस्तान की जो स्थिति है वो रिवर्स में ही हम गाड़ी जाते हुए देख रहे हैं, और बाकी बांग्लादेश भी कितना आगे निकल गया है अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो। लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, तो हम लीडरशिप को ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आवाम भी मुझे लगता है काफी हद तक जिम्मेदार है। एक लीडर चुनने के लिए उनके हाथ में होता है, उनका हक होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन है आपके मुल्क के लिए बेहतर, तो मुझे लगता है आवाम को भी अपने उन अक्ल के उन दरवाजों को खोलना पड़ेगा पाकिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े और आपने जो अभी वहाँ पे हालात हैं उससे रूबरू कराया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। जी थैंक यू वेरी मच। सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश नहीं, आप देखिए यूएई को देख लीजिए। यूएई वाज क्रिएटेड इन 1971। उससे पहले जो था दुबई वाज जस्ट अ फिशिंग विलेज। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो एक पायरेट पोर्ट होती थी। तो आज देखिए कि यूएई, वहाँ के, हम बड़ा मशहूर है यहाँ कोटेशन कि वहाँ के लोग लाइटें देखने के लिए, बिजली देखने के लिए कराची आया करते थे। और इंडिया का रुपया दुबई में चलता था 65 में मसलन। तो उसके बाद सिंगापुर को देख लीजिए कि वो 60 साल पहले, 70 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। साउथ कोरिया को देख लीजिए, इवन वियतनाम को देख लीजिए, विच वाज वॉर रेविज्ड। तो दे हैव डन वंडर्स फॉर देमसेल्व्स। तो बहरहाल, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।